जी तो दोस्तों, हमारा ये टॉपिक चल रहा था सेल्स टैक्स रूल्स का। चैप्टर नंबर हमारा था 1, जिसमें हम ये चीज़ें देख रहे थे कि कैसे एक बंदा रजिस्टर्ड होगा। उसमें हमने अब तक जो देखा था वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन थी उसकी, उसके बाद टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन थी, उसके बाद कंपलसरी रजिस्ट्रेशन थी। ये 3 टॉपिक हमने सेल्स टैक्स रूल 2006 के अंदर से कंप्लीट कर लिए। एज ए इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू यही काफ़ी नहीं है, इंटरव्यू में आपसे आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आपको हर एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा, हर चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा। अभी आपके पास टाइम है, आप इस टाइम को अवेल करें और तैयारी भरपूर तरीके से करें। कंपटीशन बहुत टफ़ है, आपको पता है कि 1800 तकरीबन कैंडिडेट उन्होंने मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट किए हैं। अब इन 1800 में से उन्होंने तकरीबन 400-500 लोग जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं, तो फिर कंपटीशन बहुत टफ़ होगा। ठीक है, मेरिट में तो आपका नाम आ गया डिस्क्रिप्टिव क्लियर करने के बाद, लेकिन जितना अच्छा आपका इंटरव्यू होगा उतने ही चांसेस आपके सीट को गेन करने के होंगे। तो हमारा जो टॉपिक आगे रह गया था वो आज हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चेंज इन द पर्टिकुलर ऑफ अ रजिस्ट्रेशन। अब एक बंदे ने रजिस्ट्रेशन तो करवा ली, लेकिन उसके बाद वो अपना कुछ पर्टिकुलर चेंज करवाना चाह रहा है। एड्रेस हो सकता है उसमें उसमें उसका बिल का रेफरेंस नंबर चेंज हो सकता है, उसमें उसके ऑनर का नेम चेंज हो सकता है, कंपनी का नेम चेंज हो सकता है उसमें। तो ये चीज़ें कहाँ से उसने करनी है। इन केस देयर इज़ अ चेंज इन द नेम, एड्रेस, अदर पर्टिकुलर एज स्टेटेड इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, द रजिस्टर्ड पर्सन शेल नोटिफाई द चेंज फॉर्म STR1। तो STR1 ये भी आपको पता लग गया अब कि चेंज इन पर्टिकुलर अगर आपने करने हैं तो फिर ये STR1 आपके लिए इस्तेमाल होगा। विद इन 14 डेज ऑफ सच चेंज। अब ये भी एक लिमिटेशन बता दी कि जब आपने वो चेंज किया है उसके 14 डेज़ के अंदर अंदर आपको अपने कंसर्न RTO को, अपनी जुरिस्डिक्शन ऑफिस को बताना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी STR1 के तहत कि भाई ये मैंने अपना नाम चेंज कर लिया है, ये एड्रेस चेंज कर लिया है, तो काइंडली आप मेरी प्रोफाइल भी अपडेट कर दें, मेरा डाटा भी जो ऑनलाइन है वो भी अपडेट कर दें। तो बस ये एक छोटा सा इसमें था। नेक्स्ट उसमें जो टॉपिक हमने करना है वो है ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि एक RTO से दूसरे RTO में आप अपनी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। उसके लिए भी आपको वैलिड रीज़न होनी चाहिए आपके पास। ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक हो गया। ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्ट्रेशन में हमारे पास आ रहा है कि ट्रांसफ़र बाय बोर्ड अगर हो जाती है या ट्रांसफ़र ऑन एप्लीकेशन। दो ही तरीके से जुरिस्डिक्शन ट्रांसफ़र होती है, या तो बोर्ड किसी केस की जुरिस्डिक्शन ट्रांसफ़र कर देता है एज सच इट्सेल्फ, ठीक है, वो देखता है कि ये केस अभी कंपनी CRTO में फॉल कर रही है, CTO में कंपनी फॉल कर रही है। अब जब इसका वॉल्यूम बढ़ गया है, इसकी जो है सेल्स वॉल्यूम बढ़ गया है, कंपनी का ह्यूज वॉल्यूम ऑफ बिज़नेस हो गया है, तो इसको वो चाहती है कि LTU में ट्रांसफ़र कर दे। तो LTU में ट्रांसफ़र वो एज सच खुद बोर्ड एक नोटिफिकेशन जारी करेगा। बोर्ड नोटिफिकेशन जारी करने के बाद कंसर्न RTO को ये डायरेक्ट करेगा कि आप तमाम रिकॉर्ड इसका जो है फाइल्स हैं, इसकी ऑनलाइन सिस्टम है इसका, वो सारे का सारा आप जो मैंने नया RTO इसको दिया वहाँ पर आप इस केस को ट्रांसफ़र कर दें। मैनुअल भी जाएगा और ऑनलाइन उसका रिकॉर्ड भी जाएगा। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जी टैक्स पेयर ने खुद अपनी फैक्ट्री वगैरह चेंज कर ली है, सिटी चेंज कर ली है, तो बिज़नेस चेंज कर लिया, उसने नए एरिया में चला गया, तो वो एप्लीकेशन देगा और वैलिड रीज़न देगा। जिस तरह के पीछे आपको बताया गया कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या तरीक़ेकार होगा और दूसरे बिज़नेस इंडिविजुअल के लिए क्या तरीक़ेकार होगा कंसर्न RTO की जुरिस्डिक्शन का, तो वही क्राइटेरिया यहाँ पर भी अप्लाई होगा। अगर वो इस क्राइटेरिया पे फुलफ़िल होता है तो फिर उसकी जुरिस्डिक्शन चेंज कर दी जाएगी। मेन मेन्यू में वापस आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डी रजिस्ट्रेशन। अब ये साथ साथ आपने इसके रूल भी याद कर लें तो बहुत ही बेस्ट होगा, नहीं तो अगर ना भी करें तो आपको पता होना चाहिए कि रूल के अंदर क्या तरीक़ेकार है। डी रजिस्टर्ड अगर आपने करवाना है एक शख्स अपने आप को, द कमिश्नर अपॉन कंप्लीशन ऑफ एनी ऑडिट प्रोसीडिंग, अगर कोई उसका ऑडिट चल रहा है उसी दौरान वो कहता है जी मेरा बिज़नेस ख़त्म कर दिए, मुझे डी रजिस्टर कर दो, तो जब तक उसका ऑडिट कंप्लीट नहीं होगा वो डी रजिस्टर्ड नहीं होगा। उसको तमाम वो रूल फॉलो करने पड़ेंगे, रिटर्न फाइलिंग के रूल होंगे, जो जो उसकी ऑब्लिगेशन होगी वो उसे पूरी करनी पड़ेगी। और इंक्वायरी विच मे हैव बीन इनिशिएटेड कंसिक्वेंट अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन फॉर डी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, डी रजिस्ट्रेशन की वो एप्लीकेशन फाइल करेगा, उसके ऊपर एक FBR इंक्वायरी करेगा कि वाकई ही इसका बिज़नेस क्लोज़ हो चुका है, वाइंड अप हो चुका है। वो अपनी एक फ़ाइनल रिटर्न देगा जिसके अंदर वो तमाम के तमाम
डिटेल्स बताएगा कि मेरी ये डिटेल वाइंड अप हो चुकी है, ये तमाम एक्टिविटीज़ मेरी क्लोज हो चुकी हैं, लिहाजा मुझे डी रजिस्टर्ड किया जाए। शेल कंप्लीट द प्रोसीडिंग इंक्वायरी विद इन 90 डेज। 90 डेज़ के अंदर वो एफबीआर उस इंक्वायरी को कंप्लीट करेगा। इसका मतलब 90 डेज़ तक उसको अपनी रिटर्नें फाइल करनी पड़ेंगी, चाहे वो नील की ही रिटर्नें क्यों ना फाइल करे। फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड डायरेक्ट द एप्लीकेंट टू डिस्चार्ज एनी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। अगर कोई आउटस्टैंडिंग उसकी लायबिलिटी एफबीआर पर है तो वह एफबीआर से अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करेगा, विच में हैव बीन रेज्ड देयर इन बाय फाइलिंग अ फाइनल रिटर्न अंडर सेक्शन 28 सेक्शन में आपको पता चल गया फाइनल रिटर्न होती है जब कोई बंदा अपने आप को डी रजिस्टर करवाना चाह रहा होता है, तो सेक्शन 28 के तहत वो एक रिटर्न फाइल करता है जिसमें वो बताता है कि अब तक मैंने एफबीआर को इतने पैसे और देने हैं, मुझ पर ये लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी डिस्चार्ज करेगा तो वो अपने आप को डी रजिस्टर करवा लेगा। फिर एफबीआर एक ऑर्डर जारी कर देगा कंसर्न डिपार्टमेंट को, जहां से उसको सेल टैक्स का नंबर डी रजिस्टर करवा दिया जाएगा। सस्पेंशन, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सस्पेंशन क्या होती है, ब्लैक लिस्टिंग क्या होती है और डी रजिस्ट्रेशन क्या होती है, इसमें आपको पता होना चाहिए। अब सस्पेंशन के बारे में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय सस्पेंशन, ये कब की जाती है, क्यों की जाती है, इसका क्या नुकसानात होते हैं और इसका डिपार्टमेंट को क्या फ़ायदा होता है, वो हम देख लेंगे। सबसे पहले सस्पेंशन का एक प्रोसीजर होता है। सस्पेंड क्या होता है कि भाई एक बंदे ने कोई कंप्लाइंस ही नहीं की, वो कंप्लाइंस नीचे आ रही हैं, बता देता हूँ बारी बारी क्या है। वो कंप्लाइंस नहीं की तो एफबीआर ने उसको सस्पेंड कर दिया विदाउट एनी नोटिस, प्रायर नोटिस, कुछ बताए बगैर उसको एफबीआर ने खुद देखा इसकी ये डिस्क्रिपेंसी आ रही है, उसको फ़ौरन सस्पेंड कर दिया कि मज़ीद वो ये कोई ऐसा काम ना कर सके। ठीक है, सस्पेंड करने के बाद फिर उसको ब्लैक लिस्ट करेंगे, पहले सस्पेंड करेंगे उसको, फिर उसके बाद ब्लैक लिस्ट करेंगे, उसके दरमियान कोई प्रोसीजर होगा वो फॉलो करने के बाद। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एट द गिवन एड्रेस, ये वो चीज़ें हैं कि जिसकी बिना पर वो क्या करेगा, उसको डी रजिस्टर कर देंगे। ठीक हो गया जी, ये आ गया जी। गिवन एड्रेस, जो उसने एड्रेस दिया था, कभी वेरिफिकेशन हुई, वेरिफिकेशन के बाद जो है ना वो वहाँ पर नहीं मौजूद, तो उसको डी रजिस्टर कर दिया जाएगा, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। रिफ्यूज़ल टू अलाउ एक्सेस टू द बिजनेस प्रेमिसेस और रिफ्यूज़ल टू फर्निश रिकॉर्ड टू एन ऑथराइज इनलैंड रेवेन्यू, आपने रिकॉर्ड मांगा, आपने फिजिकल वेरिफिकेशन की, उसने नहीं करने दी, तो उस बिना पर भी उसको फ़ौरन सस्पेंड कर दिया जाएगा। Abnormal tax profile है such as taking excessive input tax adjustment, continuously carry forward और sudden increase in turnover। अब ये कुछ ऐसी वजूहात हैं जिसकी बिना पर वो टैक्स फ्रॉड में शामिल हो सकता है। अचानक ही उसने इनपुट ज़्यादा लेना शुरू कर दिया, इनपुट क्लेम ज़्यादा करना शुरू कर दिया, या उसने अपनी सेल्स बहुत ज़्यादा शो करनी शुरू कर दी, तो इस तरह की एक्टिविटी से उसको फ़ौरन सस्पेंड करके सारी इंक्वायरी की जाती है कि ये क्यों एबनॉर्मल सिस्टम हो रहा है। मेकिंग सब्सटेंशियल परचेज फ्रॉम और मेकिंग सप्लाईज टू अदर ब्लैक लिस्टेड और सस्पेंडेड पर्सन, अगर आपने किसी ब्लैक लिस्ट और सस्पेंडेड पर्सन को साथ एक्टिविटी परफॉर्म की है तो भी आपको भी ब्लैक लिस्ट या सस्पेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि सस्पेंशन क्या है, एक छोटी पेनल्टी होती है किस्म की कमिश्नर की तरफ से कि ये टैक्स पर काम ठीक नहीं कर रहा है, इसको थोड़ी सी पेनल्टी लगा दो, खुद ही ठीक हो जाएगा। वो पेनल्टी वाले बंदे के साथ अगर आप फिर भी बिजनेस करते रहेंगे तो फिर आपको भी पेनल्टी लग जाएगी, अगर वो ठीक नहीं हो रहा तो फिर आपको भी ख़राब कर दिया जाएगा। या किसी शख्स ने नॉन फाइलिंग है 6 कंसेक्टिव सेल टैक्स रिटर्न, 6 महीने की लगातार उसने सेल टैक्स रिटर्न नहीं दी तो भी उसको बगैर बताए सस्पेंड कर दिया जाएगा। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिश्नर ऑफ एनी अदर जुरिडिक्शन, कोई और कमिश्नर अगर उसको जुरिडिक्शन वाले कमिश्नर को लेटर लिखता है कि जी ये वाला शख्स जो है ना डी रजिस्टर्ड शख्स के साथ, हमारे सस्पेंडेड शख्स के साथ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, सेल परचेज कर रहा है, तो आप भी इसको सस्पेंड कर दें, तो वो उसको भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। एनी अदर रीज़न टू बी स्पेसिफाइड बाय द कमिश्नर, या कोई और वजह कमिश्नर की तरफ आ रही है तो वो उसको उस बिना पर भी सस्पेंड कर देंगे। ये होती है छोटी पेनल्टी जो आर्जी तौर पर वक्ती तौर के लिए उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, एक सज़ा दी जाती है। फिर इसका होता क्या है, इससे नुकसान क्या उसको होता है, ठीक है जी, सस्पेंड कर दिए, सस्पेंड करने के बाद ना तो वो अपना इनपुट क्लेम कर सकेगा, ना कैरी फॉरवर्ड कर सकेगा, ना रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकेगा, यही उसके लिए नुकसान होगा। मतलब 18% जो उसने लिया वो उसने दे दिया एफबीआर को, बस अब वो उसको वापस नहीं मिलेगा। व्हाट अबाउट इनपुट टैक्स, वही मेन चीज़ आ जाती है इनपुट टैक्स पे ही सारा मसला है, सारे का सारा मसला है इनपुट टैक्स का। जो सेल टैक्स उसने दिया है वो उसको वापस नहीं मिलेगा। नो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट रिफंड शैल बी एडमिसिबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन ड्यूरिंग द
करेंसी ऑफ सस्पेंशन, ठीक है जी, अगर उस सस्पेंशन के पीरियड के दौरान उसने जितना इनपुट किया वो उसको वापस नहीं मिलेगा। सिमिलरली नो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट रिफंड शैल बी अलाउड टू एनी अदर रजिस्टर्ड पर्सन ऑन द स्ट्रेंथ ऑन इनवॉइसेस इशूड बाय सच सस्पेंडेड पर्सन वेदर इशूड प्रायर टू और आफ्टर सच सस्पेंशन ड्यूरिंग। जी, अगर कोई दूसरा शख्स उसके साथ बिज़नेस के लेन देन करता है उसका भी इनपुट क्लेम नहीं होगा, और ख़ुद उसका तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि उसने अपनी इनपुट जो दी है वो सस्पेंशन के पीरियड के दौरान में उसने दी है, तो वो उसका क्लेम नहीं कर सकता। इनपुट क्या होती है, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा एक बंदा जब चीज़ें परचेज़ करता है उसके ऊपर 18% टैक्स दे देता है, वो टैक्स उसका इनपुट टैक्स होता है कि ठीक है भाई यार ये टैक्स मैं वापस लूँगा कब, जब सेल करूँगा। जब वो चीज़ें सेल करता है, सेल करने के बाद वो आगे से टैक्स पे 18% खुद ले लेता है, तो फिर वो 18% जो उसने दिया होता है वो वापस उसके पास आ जाता है। लेकिन अगर वो बंदा सस्पेंड हुआ और उसने परचेज़ कर ली, 18% दे दिया, अब जब वो सेल करने लगा तब सस्पेंड नहीं है, तब वो उसकी सेशन बहाल हो गई है, तो क्या होगा, उसने जो 18% सस्पेंशन के पीरियड के दौरान दिया होगा वो इस पीरियड में क्लेम नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक तो 18% वो उसका FBR को आ जाएगा, और एक 18% जो इसने सेल किया उसके ऊपर जो आ गया वो भी इसको FBR को देना पड़ेगा, उसके दौरान ये क्लेम नहीं कर सकता। कोई सस्पेंशन का रिटर्न ऑर्डर होगा जी, कमिश्नर शैल विद इन 7 days ऑफ इशुएंस ऑफ ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन issued a show cause notice to registered person to afford opportunity of hearing within 15 days of the issuance of such notice, clearly indicating that he will be blacklisted। तो पहले सस्पेंड किया जाता है, उसके बाद उसको ब्लैक लिस्ट किया जाता है। सस्पेंशन उसको किसी वक्त भी कर दी जाती है, और सस्पेंशन करने के बाद विद इन 7 days उसको एक आप शो कॉज नोटिस इशू करेगा FBR कि भाई हम आपको ब्लैक लिस्ट करने लगे हैं, आके इधर जवाब दें हमें, आपको क्यों ब्लैक लिस्ट ना करें। तो 7 days के अंदर को उसको शो का नोटिस नहीं जाता तो क्या होगा, इन केस शो काज नोटिस इज नॉट इशूड विद इन 7 days, तो क्या होगा, वो जो आपने सस्पेंशन किया वॉइड एब इनिशियो हो जाएगी, वो स्टार्ट से ही वॉइड हो जाएगी, कंसीडर नहीं की जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी वो। रिवोक ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर, क्या जो कलअदम भी हो सकता है सस्पेंशन ऑर्डर जी, ऑन रिसीट ऑफ रिप्लाई, टैक्सपेयर ने रिप्लाई कर दिया to the notice and after giving an opportunity of hearing to the registered person, if the commissioner is satisfied he may order for revoking of suspension of the registered person, वो उसको ख़त्म भी कर सकता है। और इसमें क्या आ रहा है, हाँ जी, सस्पेंशन ऑर्डर जो है वो अपीलेबल है, नहीं जी, सस्पेंशन ऑर्डर अपीलेबल नहीं है। इसके बाद जो ऑर्डर किया जाता है ब्लैक लिस्ट का, वो वाला उसका सस्पेंशन ऑर्डर, वो वाला ब्लैक लिस्ट ऑर्डर अपीलेबल होगा। तो ये हमने कर लिया जी, सस्पेंशन को भी हमने देख लिया। छोटी छोटी चीज़ें हैं इसकी, रूल के अंदर तो काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है, उसके अंदर से मैंने जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगी हैं उनको निकाल कर मैंने यहाँ पर स्लाइड में बनाया, ताकि आपको ज़्यादा उसको देख के घबराहट ना हो कि भाई ये वर्ड बाय वर्ड याद करना है। आगे आ जाए जी, ब्लैक लिस्टिंग अब देख लेते हैं। ब्लैक लिस्टिंग और सस्पेंशन, पहले सस्पेंशन होगी, छोटी पेनल्टी लगेगी, फिर अगर वो बाज नहीं आएगा, अपनी हेयरिंग नहीं अटेंड करेगा या उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा कमिश्नर को, फिर उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ब्लैक लिस्ट ऑर्डर अपीलेबल है, ये देखा जाएगा। ब्लैक लिस्ट के ऑर्डर में क्या कुछ मेंशन करना ज़रूरी होगा, लिमिटेशन ऑफ ब्लैक लिस्ट ऑर्डर की क्या होंगी, मतलब कब वो वैलिड होगा, कब इनवैलिड हो जाएगा, उस दौरान अगर उसने इनवॉइसेस इशू किए हैं तो वो क्या ट्रीटमेंट होगा, वो वही ट्रीटमेंट होगा जो आपका सस्पेंशन में ट्रीटमेंट होता है। तो जी, द ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्ट shall be contained the reason for blacklisting, the time period for which any refund or input tax claimed by the such person or by other registered person on the strength of invoices issued by him from the date of registration shall be inadmissible। सिंपल वही चीज़, ब्लैक लिस्ट के दौरान अगर उसने कोई इन्वॉइस इशू किया तो उसका इनपुट वो क्लेम नहीं कर सकता, उसका रिफंड भी उसे नहीं मिल सकता। क्या क्या उसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा, इन केस आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग द ऑफेंस इज कंफर्म्ड, पता लग गया वाकई उसने ये ऑफेंस किया है, हेयरिंग के बाद कंफर्म हो गया, तो फिर क्या करेगा, कमिश्नर शैल इशू एन अपीलेबल सेल्फ स्पीकिंग ऑर्डर फॉर ब्लैक लिस्टिंग ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन
and shall proceed to take legal and penal action under the relevant provision of that। ठीक है जी, वो एक ऑर्डर पास करेगा जिसकी उसको अपील का हक होगा कि मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, गलत किया गया है, जो भी वो कहना चाहता है वो अपील में जाकर वो जाके कह सकता है। अब उसकी कुछ लिमिटेशन है, जैसे हमने सस्पेंशन ऑर्डर की लिमिटेशन देखी, इसी तरह इसकी भी कुछ है। द ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्ट शैल बी इशूड within 90 days of issuance of the notice of hearing. In case order of blacklist is not issued within the time period, suspension of a registered person shall become void ab initio। सस्पेंड करने के बाद उसको एक शो काज नोटिस चला गया कि भाई आके अपने आप को बचाओ, नहीं तो आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे, अपने आप को डिफेंड करो कि हम आपको क्यों सस्पेंड ना करें या क्यों ब्लैक लिस्ट ना करें। 90 डेज़ के अंदर अंदर अगर वो अपने आप को सेटिस्फाई कर देता है तो आप ऑर्डर कर देते हैं तो ठीक है, वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। अगर 90 डेज़ के अंदर आप ऑर्डर उसका नहीं करते, FBI ऑर्डर नहीं करता, तो इसका मतलब वो जो आपने सस्पेंड भी उसको पहले किया था वो फिर से बहाल हो जाएगा। वही इनवॉइसेस का ट्रीटमेंट क्या होगा, वो इनवॉइसेस तमाम के तमाम जो है ना वो इनएडमिसिबल हो जाएंगे, रिफ़ंड नहीं ले सकेगा। हाँ, जब आपने उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया, ऑर्डर FBI ने ब्लैक लिस्ट का इशू कर दिया, तो वो ऑर्डर तमाम के तमाम LTUs और RTUs में आपको सर्कुलेट करवाना पड़ेगा, कोरियर पोस्ट भिजवाना पड़ेगा आपको कि भाई ये बंदा हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया है, तो लिहाजा इसका कोई भी इनपुट टैक्स या कोई भी आउटपुट टैक्स, इस तरह की कोई भी लेन देन एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ पर अगर ट्रीट हों तो आप ट्रीट मत कीजिएगा। लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर नंबर 1 का आ रहा है। इसके बाद सेल्स टैक्स रूल का जो चैप्टर नंबर 1 है रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक, डी रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो नॉन एक्टिव टैक्स पेयर, सिंपल आपको लग रहा है कि जो एक्टिव टैक्स पेयर है उसके ऑपोजिट आप करे जाएँ तो वो नॉन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट होगा। नॉन एक्टिव टैक्स पेयर कौन होते हैं? जो लोग इनकम टैक्स एक्ट या सेल्स टैक्स एक्ट की मुताबिक जो रिटर्न होती है वो फाइल नहीं करते, वो नॉन एक्टिव कंसीडर हो जाते हैं। तो नॉन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के लिए भी कोई बेनिफिट नहीं है, उसके लिए भी कोई फैसिलिटी नहीं है, तमाम की तमाम उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस होंगी कि उसका इनपुट जो दिया है वो नहीं क्लेम हो सकेगा, रिफ़ंड उसने अगर उस दौरान को किया वो नहीं हो सकता, ठीक है, वो अपना इनपुट कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, ये तमाम चीज़ें वो नहीं कर सकता अगर वो नॉन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ गया है, उसका स्टेटस नॉन एक्टिव बन गया है। A registered person who does not fulfill any of the condition prescribed in Sales Tax Act shall automatically become a non-active taxpayer and his name should be removed from the active taxpayer list maintained by the board। A non-active taxpayer shall not be entitled to, ये सारे काम करने के लिए वो entitled नहीं होगा। फाइल गुड्स डिक्लेरेशन इंपोर्ट नहीं कर सकेगा वो, ठीक है, इंपोर्ट करेगा तो टैक्स हैवी उस पर देना पड़ेगा, और अगर वो टैक्स देगा तो उसका टैक्स क्लेम नहीं हो सकेगा, उसका टैक्स रिफंड नहीं हो सकेगा। इशू सेल्स टैक्स इनवॉइस, सेल्स टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकेगा। क्लेम इनपुट टैक्स ये भी नहीं कर सकेगा, रिफंड भी नहीं कर सकेगा। अवेल एनी कंसेशन, अगर इस एक्ट के तहत कोई और कंसेशन मिलती है रजिस्टर्ड पर्सन को तो उसको भी वो नहीं मिलेगी। तो ये तमाम काम जो है ना वो नहीं कर सकता। तो आई थिंक ये एक आपका टॉपिक था सेल्स टैक्स रूल 2006 का चैप्टर नंबर 1। तो उम्मीद है कि ये बड़े अच्छे अंदाज में और सिंपल वर्ड में मैंने इसको क्लियर किया, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के मज़ीद जो है ना वो चैप्टर आपके इंटरव्यू इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू से रिलेटेड मैं लाने वाला हूँ। तो बस अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।